नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में आयोजित एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए। देश के सीमांत इलाकों में स्थित 400 वाइब्रेंट गांवों के सरपंच रैली में शामिल हुए। रैली में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं और 24 मित्र देशों के कैडेट भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के क्षेत्र में हमारी बेटियां अपनी सकारात्मक छाप छोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के तिलक घोष के बेस्ट कैडेट का पुरस्कार प्राप्त करते हुए मेरे युवा साथियों, इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। हमने कल कर्तव्य पथ पर भी देखा कि इस बार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में भी ये पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में विमेन कंटिजेंट ने हिस्सा लिया। आप सभी ने शानदार परफॉर्म किया। बीते 10 वर्ष में हमारी सरकार ने नारी शक्ति की इसी ऊर्जा को निरंतर सशक्त किया है। जिन भी सेक्टर्स में पहले बेटियों के लिए एंट्री बंद थी या लिमिटेड थी, हमने वहां हर बंदिश हटाई है। हमने तीनों सेनाओं के अग्रिम मोर्चों को बेटियों के लिए खोल दिया। आज सेनाओं में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। बेटियों के लिए तीनों सेनाओं में कमांड रोल्स और कॉम्बैट पोजीशन में रख के रास्ते खोले गए हैं। आज आप देखिए, अग्निवीर से लेकर फाइटर पायलट तक बेटियों की भागीदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। मुंबई में 40वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का ये सम्मेलन इसलिए विशेष है क्योंकि ये 75वें गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रहा है और देश में संविधान के भी 75 वर्ष हो गए हैं। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी देशवासियों की तरफ से नमन करता हूं। पीठासीन अधिकारियों की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी संविधान सभा से सीखने को बहुत कुछ है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने इतने सारे विचारों, विषयों और मतों के बीच एक राय बनाने की जिम्मेदारी थी और वो उस पर खरे भी उतरे। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों के पास यह अवसर है कि वो एक बार फिर संविधान सभा के आदर्शों से प्रेरणा लें। आप सभी अपने कार्यकाल में भी कुछ ऐसा प्रयास करें जो पीढ़ियों के लिए
एक धरोहर बन सके। बदायूं जिले में दातागंज विधानसभा के सेजनी ग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज HPCL लिमिटेड के एथेनॉल और बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। यहां से ही उन्होंने प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले अन्य 8 बायोगैस प्लांट का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। उद्घाटन के उपरांत मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि इस प्लांट के बनने के बाद किसानों की पराली भी बिकने योग्य हो जाएगी, उनको उसका मूल्य भी मिलेगा, जिससे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। बदायूं जनपद के इस आर्थिक रूप से अत्यंत विपन्न क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का यह उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके न केवल एक नई शुरुआत है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, युवाओं के रोजगार के लिए नए उद्यम स्थापित करने और साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा का भी एक नया संदेश दे रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रदेश में जल्दी 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि आज जनपद बदायूं के साथ ही प्रदेश के 8 अन्य जनपदों में भी कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। अब तक 37 संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीमारू स्टेट की श्रेणी से आगे बढ़कर हर सेक्टर में शानदार काम किया है। बदायूं में लोकार्पित होने जा रहे प्लांट की विशेषताओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 135 करोड़ रुपए के निवेश से 50 एकड़ में विकसित इस प्लांट में हर दिन लगभग 14 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। एक जमाने में हम उत्तर प्रदेश को वो बीमारू स्टेट्स में कैटेगराइज करते थे और अब दुनिया भर से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बाकी भारत की स्टेट से भी यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज जो प्लांट आपके करकमलों से इनॉग्रेट होगा बदायूं में, इसकी एक और विशेषता है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है। इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेगा और मैं समझता हूं 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज। 19वें एशियाई खेल 2022, पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी उपस्थित थे। इस समारोह में पदक जीतने वाले और हिस्सा लेने वाले 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए पुरस्कार धनराशि का वितरण किया गया। समारोह में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके प्रदर्शन को निखारने में अहम भूमिका निभाने वाले कोचों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को इनामी राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खिलाड़ियों को नए अवसर मिले हैं। प्रदेश में भी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मिशन मोड में काम हुआ है, जिसकी उपलब्धियां दिख भी रही हैं। 16% आबादी वाले प्रदेश में 25% पदक हासिल किया है। युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस युवा शक्ति को तलाशने और उनको तराशने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया है, आज उसका लाभ देश भर का युवा ले रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है। आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पहले लेते हैं ये ब्रेक। दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी? नहीं नहीं, तुझे तो HIV है, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर डीडी न्यूज से बात करते हुए विपक्षी गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो अपने गठबंधन में ही न्याय नहीं कर पाए, उसके बाद एक के बाद एक दूसरे राज्यों में क्या हालात बन रहे हैं ये सबके सामने है। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मंदिर में जिस तरह से आमजन का सैलाब उमड़ रहा है, ये एक लंबे वर्षों के इंतजार का फल है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि राज्य सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखकर ही लोग अपना अयोध्या आने का प्लान बनाएं। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस तरह से पूरे देश भर में वातावरण बना है, सही मायने में ये कतारें तो लंबी होनी ही थी क्योंकि इंतज़ार 500 वर्षों का था। लेकिन मेरा इतना ही अनुरोध देशवासियों से रहेगा कि कृपया करके उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर की ओर से जो समय समय पर सूचनाएं दी जा रही हैं उनमें ध्यान में रखकर ही अपने कार्यक्रम बनाएं। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों से संपर्क कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पार्टी अपने जनाधार बढ़ाने के लिए नए सदस्यों को भी जोड़ेगी। इसको लेकर आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, राष्ट्रीय सह महामंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि बैठक में गांव चलो अभियान चलाने पर चर्चा होगी।
अभी गांव में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को प्रवास करना 24 घंटे का, उसकी रूपरेखा की बैठक है। माननीय शिव प्रकाश जी और माननीय दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इनका मार्गदर्शन मिलेगा। समाचार अभी और भी है, पहले लेते हैं ये ब्रेक। दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी? नहीं नहीं, तुझे तो HIV है, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय होम्योपैथिक पद्धति को दुनिया में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर RS पारिक को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मूल रूप से राजस्थान के नवलगढ़ के रहने वाले डॉक्टर RS पारिक ने 21 वर्ष की आयु में आगरा में छोटे क्लिनिक से होम्योपैथिक पद्धति से मरीजों का इलाज करना शुरू किया था और वे 70 वर्ष से अधिक होम्योपैथिक पद्धति से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से होम्योपैथी में स्नातक करने वाले डॉक्टर RS पारिक कैंसर सहित अन्य बीमारियों में होम्योपैथी से इलाज पर शोध कर चुके हैं और इंग्लैंड, अमेरिका, रूस सहित कई देशों के डॉक्टरों को होम्योपैथी में सर्टिफिकेट कोर्स कराना शुरू किया। उनके पास देश भर से इलाज कराने के लिए मरीज आते हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा लगा। ये रिकॉग्निशन है, प्रतिभा कहिए या जो सक्सेस है उसका एक तरह से जो है ये रिकॉग्निशन है। बहुत अच्छा लगा। योगी मोदी की सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हर एक फील्ड में अच्छा काम कर रही है और उन्होंने बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव किया है, दोनों ही चीज़ों को, बेसिक को भी किया है और टॉप की चीज़ों को। टॉप से मतलब ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है उन्होंने अपनी इंडिया की छवि बनाई है। अपार हर्ष का माहौल है, एक ऐसा खुशी का माहौल है जो कि मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता और बहुत हर्ष की बात है। देखिए, ये जो अवार्ड मिला है, चूँकि ये एक राष्ट्रीय अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, तो इसलिए बहुत इसकी अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हमें एक रिकग्निशन मिली, एक मान्यता मिली और ये मान्यता जो है सिर्फ होम्योपैथी की वजह से नहीं मिली, होम्योपैथिक चिकित्सा के थ्रू मानव सेवा जो रहा पिछले 70 वर्ष में, और हमारा पूरा परिवार ही होम्योपैथी के थ्रू जो है मानव सेवा के लिए समर्पित है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमित तोमर ने 1.5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमित तोमर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में देश व प्रदेश आगे बढ़ा है। सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है। हमारी मंशा है कि आगामी कुछ वर्षों में समस्त उत्तर प्रदेश के सभी बड़े संस्थानों में सोलर पावर प्रोजेक्ट द्वारा विद्युत मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं तो ऊर्जा विभाग अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जो बड़ी संस्थाएं हैं, उन्हें हम लोग सोलर ऊर्जा से आच्छादित करने का काम किया गया। मैं अपने OMC के सभी हमारे अधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RC गुप्ता जी, एक टीम के रूप में सभी ने काम किया और जो समय सीमा तय की गई थी उससे पहले ही काम यह कंप्लीट हुआ है और मुझे लगता है कि 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में हम लोग वार्षिक अपने यहाँ से बचाएंगे और वो पैसा गरीब लोगों की सेवा में काम आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों का जो दिन में जो बिजली चली जाती थी या उसकी वजह से जो बीच में डिस्टर्बेंस होता है उससे हमको निजात मिलेगी। हमारी मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 1.5 मेगावाट हमको बिजली से मिल रही है और अभी भविष्य में जो हमारी नई बिल्डिंगें और आ रही हैं उसमें भी इसमें और अतिरिक्त हम लोग इसकी व्यवस्था करवाएंगे। जब
तैयार हो जाएंगी। ये जो बिल्डिंग अभी बनी हुई है इसमें भी कुछ थोड़े बहुत प्रोविजन हैं। हम हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अभी तकरीबन 1 मेगावाट की और हमारे पास इस कैंपस में गुंजाइश है, जो कि हम लोग प्रोविजन करेंगे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की 1857 की क्रांति में भदोही जिले के गोपीगंज में काली मंदिर के पास इमली के पुराने पेड़ पर अंग्रेजों ने अनेक क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी थी। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह कच्ची फांसी इमली शहीद स्मारक स्थल का लोकार्पण जिले के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि 1857 की क्रांति में जिले के अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी की याद में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विनिमय क्षेत्र का जो निधि होती है वो जो जिलाधिकारी के निवर्तन पर होती है उसका प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया और नगर पालिका गोपीगंज को एक कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हुए वहाँ पर स्मृति और प्रतीक चिन्ह बनाने का कार्य दिया। लगभग 4 महीने का समय लगा और कल 26 जनवरी 2024 को माननीय प्रभारी मंत्री जी के हाथों से कर कमलों से और माननीय जनप्रतिनिधियों के वहाँ पर गरिमामयी उपस्थिति में इस स्मृति स्थल का, जिसे कच्ची इमली फांसी स्मारक स्थल के नाम से जाना जाएगा, इसका कल उद्घाटन हुआ। 1857 में भदोही जनपद में आजादी की प्रथम क्रांति में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व झूरी सिंह ने किया था। और गोपीगंज तिराहे पर जनपद के लगभग 38 लोगों को इमली के पेड़ पर कच्ची फांसी दे दी गई थी और उन्हीं की स्मृति में एक वहां स्मारक का निर्माण किया गया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 जनवरी को अपने वार्षिक संस्करण परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कर परीक्षा में तनाव को लेकर गुरु मंत्र देंगे। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए जनपद फतेहपुर से लगभग 50,000 छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ ही जिला कारागार फतेहपुर के बंदी छात्रों में भी परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। वे अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त परीक्षा देने के साथ समय का उपयोग, मन स्थिर रखने, खुद को मोटिवेट करने की मदद मिलती है। छात्र छात्राओं ने दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचारों को साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पिछली बार तनाव मुक्त होकर एग्जाम देने में मदद मिली थी और इस बार भी बोर्ड एग्जाम के पहले उनके इस कार्यक्रम का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारी जेल के हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाले बंदी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हर बार वो इस कार्यक्रम को देखते हैं। इस बार हमारे जेल से 58 बंदियों का रजिस्ट्रेशन हाई स्कूल के लिए है और 3 बंदियों का रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट के लिए है। तो हाई स्कूल के 2 बंदियों ने परीक्षा पे चर्चा नामक पॉपुलर प्रोग्राम में प्रतिभाग किया है और बंदी इसको लेके बड़े उत्सुक रहते हैं और उनको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में बड़ी मदद मिलती है। उनका टेंशन, डिप्रेशन दूर होता है, उनकी घबराहट दूर होती है। मैंने ये देखा पिछले सालों में बंदे बड़ा उत्साहित रहते हैं, उनकी टेंशन, डिप्रेशन और घबराहट जो है वो दूर हो जाती है। शिव प्रकाश सनाम मन्नीलाल 28 मार्च 2019 से बंद हूँ जिला कारागार में। बाहर में पे चर्चा 29 तारीख को होनी है, उसके हम बहुत उत्साहित हैं। हमें उनको देखकर हमारा जो सुनेंगे उसमें हमारा डर जो रहता है वो डर हमारा दूर हो जाएगा। हम उसमें डर रहता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको हल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। हमारे मोदी जी जो बताते हैं उसके हिसाब से हमारा डर दूर हो जाता है और डर दूर होने के बाद हम उसके हिसाब से पेपर दे पाते हैं। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करेंगे तो हम उनके जो पॉइंट्स हैं उनको सुनेंगे और कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी होंगे उनको लिखेंगे। मेंटली रिलैक्स मिलता है और एग्ज़ाम के तौर पे ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं, तो जब दिक्कतें आती हैं तो कम से कम हाफ एन आवर तो 15 मिनट्स तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए। और परीक्षा पे चर्चा जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने हमारे शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बार परीक्षा पे चर्चा के इवेंट के लिए जो 29 जनवरी को ऑर्गेनाइज़ होगा। और जैसे लास्ट टाइम भी हमारा जब बोर्ड एग्ज़ाम था 10th क्लास में, तब भी हमने ये इवेंट सुना था जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया और उनका जो संबोधन था उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स हमें अपना प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें अपनी स्टडीज़ मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही।
और अब आइए चलते चलते फटाफट अंदाज में देश और प्रदेश की 20 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी रैली में हुए शामिल। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट इस साल की रैली का बने हैं हिस्सा। मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को संविधान सभा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रदेश चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। पार्टी ने 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में नेताओं को किया नियुक्त। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 3 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बैजयंत पांडा को यहां का प्रभारी बनाया है। ओडिशा के निवासी बैजयंत पांडा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी हैं। बीजेपी यूपी में पहले ही सभी 80 सीटें जीतने की बात कह चुकी है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि एनडीए का अपना महत्व है और एनडीए के नेता जो चाहेंगे वो हम भी चाहेंगे, बाकी पार्टी जो चाहेगी हम वो करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के राजभवन में आधिकारिक कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। मीडिया द्वारा बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाने पर कहा जो नहीं आए उनसे पूछिए सवाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा विपक्षी गठबंधन राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए नहीं है और इनमें उनकी कोई रुचि भी नहीं है जो साफ दिखती है। बिहार में राजनीतिक स्थिति पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा हमें बहुत पहले से एहसास था, इसलिए हमने कहा था लगता है कि गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंदाई में बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन। साथ ही उन्होंने प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले अन्य 8 बायोगैस प्लांट का भी किया वर्चुअल शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से किसानों की पराली की समस्या का होगा समाधान, किसानों की आय होगी दोगुनी, नए रोजगार सृजन के भी होगा सहायक। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द स्थापित होंगे 100 नए बायोगैस प्लांट। आज बंदाई में बायोगैस प्लांट का किया गया उद्घाटन। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे लखनऊ। कहा राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ पूरा, 500 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। मंदिर में जिस तरह से आम जनसभा का सैलाब उभर रहा है यह लंबे वर्षों के इंतजार का फल है। गठबंधन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग तो अपने गठबंधन में ही न्याय नहीं कर पाए, उसके बाद एक के बाद एक दूसरे राज्यों में क्या हालात बन रहे हैं ये सबके सामने है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सीएम योगी ने एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल में पदक अर्जित करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार किए वितरित। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बरेली शैक्षिक डेस्क और इनोवेटिव स्कूल बैगों का किया वितरण। आज से पूरे देश में शुरू हुई है यह योजना। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे खादी महोत्सव में प्रदेश भर के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें लकड़ी से बने सामान, पत्थर से बने सामान की उत्कृष्ट कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। फर्रुखाबाद में गंगा के पांचाल घाट पर लगने वाला मेला रामनगरिया का सांसद मुकेश राजपूत ने किया उद्घाटन। इस अवसर पर 51,000 दीपों से लिखा गया अपराकाशीय मेला श्री रामनगरिया जय मां गंगा आरती आकर्षण का केंद्र रही। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी से हुआ और तब से लेकर अब तक हर रोज लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज भी सुबह से ही लगा रहा भक्तों का तांता।
CDRI लखनऊ के पूर्व डायरेक्टर और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर नित्यानंद का 99 साल की उम्र में हुआ निधन। उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें 29 नवंबर को PGI लखनऊ में भर्ती किया गया था। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।